सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गति के समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि आज हम लोग गति के समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करने वाले हैं। मेरे 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स से काफ़ी दिक्कत होती है। उनका हमेशा यही कहना होता है कि सर थ्योरी तो हम कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल से डर लगता है। थ्योरी से डर नहीं लगता साहिब, न्यूमेरिकल से डर लगता है। एक्चुअली में बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं और वो चीज़ आपसे नहीं होती है और अगर आप उसे छोड़ देते हैं तब तो आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति डर बैठ जाएगा। और यही होता है न्यूमेरिकल्स के साथ। अब एक दो बारी कोशिश करते हैं, आपसे नहीं होता है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व ना करना पड़े। और यहीं से आपके दिलो दिमाग में न्यूमेरिकल्स के लिए डर बैठ जाता है। किसी बड़े शख्स ने अपने से छोटे को समझाते हुए कहा है या कहा था कि ऑलवेज डू व्हाट यू अफ्रेड टू डू। हमेशा वो काम करें जिसे करने में आपको डर लगता है, और एक बारी आपका डर खत्म हो गया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देखते हैं, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि हम लोग जो भी टॉपिक करते हैं उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स जरूर करते हैं। मेरी ये कोशिश है कि किसी भी बच्चे के मन में, किसी भी बच्चे के दिमाग में न्यूमेरिकल्स के प्रति कोई भी डर ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, JEE हो, या चाहे कोई सा भी दूसरा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर आपको फिजिक्स के नाम पर केवल और केवल न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लीजिए। फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में 70 to 80% आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, अभी आप 11th में हैं, फिर 12th में जाएंगे, और हो सकता है आप साथ में JEE और नीट की तैयारी भी कर रहे हों, तो अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बचते रहेंगे तब आपके फिजिक्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मेरी ये कोशिश है, और आप भी ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपके दिलो दिमाग में न्यूमेरिकल्स को लेकर कोई भी डर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मेरा नारा यह है अब कि अब न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। तो चलिए आज हम लोग गति के समीकरणों पर आधारित आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने और न्यूटन के गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति की थी समाकलन मेथड से, समाकलन विधि से। तो उन समीकरणों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो उन समीकरणों का याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला समीकरण कौन सा बच्चा? सबसे पहला समीकरण है v = u + at। यह है गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। और ये किसके लिए है? ये तीनों समीकरण एक समान त्वरित गति के लिए है। और अगर मान लीजिए कि देखो, जब वो समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है, जब समय के साथ वेग बढ़ेगा तो हम कहेंगे वो कौन सी गति है? वो एक समान त्वरित गति है। एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, जहां पर समय के साथ वेग में वृद्धि होती है। अगर समय के साथ वेग घट रहा है, अगर समय के साथ वेग में कमी आ रही है, तो वहां पर मंदन होगा। मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण। तब गति के समीकरण कैसे हो जाएंगे? u - at हो जाएगा, ut - ½ at² हो जाएगा, u² - 2as हो जाएगा। ये किसके लिए है बच्चा? ये मंदन के लिए है। अगर समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तब तो ये, अगर समय के साथ वेग में कमी आ रही है तब तो ये। और देखिए, एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
जब भी आपसे कहा जाएगा सवाल में कि वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, वस्तु जो है विरामावस्था से गति करना स्टार्ट करती है, तो वहां पर u कितना हो जाएगा, वहां पर u 0 हो जाएगा। समझिएगा आप, ये आप ढूंढने मत लगिएगा कि यार क्वेश्चन में u तो दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग तो दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग कहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है। देखो सवाल में लिखा है कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, u = 0। और अगर मान लीजिए सवाल में ऐसा लिखा है कि वो कहाँ पर रुकती है, और मतलब ब्रेक व्रेक लगाते हैं और वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, और जब ऐसा लिखा होगा कि वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि अंतिम वेग 0 है। तो आप वहां पर अंतिम वेग ढूंढने मत जाइएगा, अरे यार क्वेश्चन में तो अंतिम वेग है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। शब्दों को समझना पड़ेगा आपको, क्या है ये एक्चुअली में, शब्दों का ही तो खेल है यार। आपको उलझाएंगे, वो आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आप कंफ्यूज या भी जाएंगे। क्वेश्चंस किसी एलियन वर्ल्ड से नहीं आएगा, बाहरी दुनिया से सवाल नहीं आते हैं, वो सवाल आपके सिलेबस से ही हैं, आपके बुक से भी हैं। ये भी संभव है कि आपने उनको पढ़ा भी हो, लेकिन वो ऐसे सवालों को घुमा के देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए, अगर कहीं सवाल में ये लिखा है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी u 0 है, और कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वस्तु रुक जाती है या विरामावस्था में आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग 0 है। और ये है हमारा आज का पहला सवाल। चलिए हल करते हैं, दोनों मिलकर हल करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर हल करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। पहला सवाल पढ़िए, क्या है बच्चा। पहला सवाल है कि एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सरल रेखा पर चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ कहां से कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो बताओ यहां पे u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना हो गया बच्चा, प्रारंभिक वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके ठीक है, आगे क्या है, इसका त्वरण यानी कि a कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको दो ही चीजें दी गई हैं, एक प्रारंभिक वेग दिया है और एक त्वरण दिया है। u है प्रारंभिक वेग, त्वरण है a, ये दोनों चीजें आपको सवाल में दी गई हैं। अब आपको निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि 2 सेकंड बाद कर्ण का स्थान मालूम करें। 2 सेकंड के बाद कर्ण कहां पर होगा, तो आपको विस्थापन निकालना है या दूरी निकालना है। कौन सा समीकरण लगाएंगे आप, s = ut + ½ at²। आपको सारी चीजें याद होती हैं, आपको गति के समीकरण याद हैं, आपको पता है कि उसमें कौन सी चीज क्या दिखाती है, लेकिन आपको हैबिट नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आपको पता नहीं है कि कहाँ से चीज़ों को निकाल के कहाँ पर रखना है। आपको ये नहीं पता है कि कब कौन सा समीकरण यूज करना है। हथियार सभी हैं आपके पास, हथियार सभी के सभी हैं आपके पास, लेकिन कब कौन सा हथियार यूज करना है ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपने जंग की अभ्यास नहीं की है, आपने जो वॉर होने वाला है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो मैदान जंग में धराशायी हो ही जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली बच्चा निरंतर प्रयास, निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास करते जाना है। तो s = ut + ½ at² हो जाएगा। अब u कितना है यार, u 5 है, रख दिया। t का मान दिया हुआ है ना 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद तो × 2 हो गया, प्लस 1/2। a का मान कितना रख सकते हैं आप, त्वरण का मान दिया है 2, ओके, और फिर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस ये 2 और ये 2 खत्म, 2 दूनी 4 तो 4, तो कितना आ गया ये आ गया 14 मीटर। यानी कि 2 सेकंड के बाद वो वस्तु कहां पर होगा, वो कर्ण कहां पर होगा, 14 मीटर की दूरी पर होगा। अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर होगा, 14 मीटर की दूरी पर होगा। कोई समस्या है क्या? वो कहती है कि तुमसे ज्यादा प्यार करता है। ये कान्हा कंबोज जी हैं, उनका नाम शायद कान्हा कंबोज ही है,
और इंस्टाग्राम में उनके रील्स देखता हूँ यार, बहुत भयानक भयानक शायरी करते हैं। उनका एक शायरी है कि वो कहती है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, वो कहती है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, अरे उसकी इतनी औकात है क्या। ज़बरदस्त। तो आप भी तो शायरी का शौक़ रखिए यार, ठीक है। वैसे अगर आप कहीं दिल लगा बैठे हैं तो शायरी अपने आप आपके दिल में उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो S = UT + ½ AT², ये है आपका पहला आंसर। सेकंड देखिए क्या करना है, चलो आगे देख लेते हैं। नंबर 2 क्या करना है आपको, देखिए नंबर 2 सवाल पढ़िए। 2 सेकंड बाद कर्ण का वेग मालूम करना है, तो कौन सा समीकरण लगाओगे? क्या मैं ये लगा दूं v = u + AT, प्रारंभिक वेग 5 है, त्वरण 2 है और समय 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या होगा क्या बताइए? v = u + AT, आपको पूछा है ना कि 2 सेकंड के बाद कर्ण का वेग, यानी कि वो 2 सेकंड के बाद क्या पूछ रहा है आपसे? अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दिया है, तो गड्डी का पहला समीकरण लगाइए और सॉल्यूशन लेकर आइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर थर्ड क्या है, देखो नंबर थर्ड क्या है बच्चा? जब कण x = 6 मीटर पर है उस समय उसका वेग मालूम करें। यानी यहां पर आपको विस्थापन दिया है x = कितना 6 मीटर, लेकिन यहां पर टाइम नहीं दिया। आप सोचिएगा, आप जरा गौर फरमाइए कि उसकी आंखों में है 7 समंदर। ये शायरी सुना है क्या? नहीं सुना है, बाद में सुनाएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे मास्टर बस शायरी सुनाता है, पढ़ाता नहीं है। x = 6 मीटर, x = 6 मीटर है, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर निकल गया है? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने आरंभ बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कितने सेकंड में वहां पर पहुंचा है आपको नहीं मालूम है। आपको प्रारंभिक वेग मालूम है, वो दिया है आपको कि 5 मीटर प्रति सेकंड है। आपके पास त्वरण भी दिया है, त्वरण कितना था बच्चा? 2 था क्या? हाँ, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और आपको विस्थापन भी दे दिया है। आपको अंतिम वेग निकालना है, समय नहीं है। गड्डी का तृतीय समीकरण लगा सकता हूं क्या? v² हो जाएगा u² + 2ax। यहां पर विस्थापन s लिखते हैं हम लोग, यहां पर विस्थापन x दिया है तो हम लोग x लिख दिए हैं। v² = u² + 2ax, तो क्या हो जाएगा? u का मान है 5, उसका स्क्वायर + 2 × 2 × 6, 5 × 5 = 25 + 24, यानी v² का मान कितना आ गया बच्चा? v² का मान आ गया 49, तो v = आ जाएगा √49। तो ये कितना मिलेगा आपको? ±7 मिलेगा। अब देखिए, आप देखो +-7 ना, क्योंकि अगर +7 का करोगे तो भी 49 आएगा, -7 का करोगे तो भी 49 आएगा। तो अब आप कौन सा लेंगे? देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग भी पॉजिटिव है, त्वरण भी पॉजिटिव है, तो जो वेग होगा वो भी आपको क्या मिलेगा? वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बहुत ही एक आसान सा सवाल था स्टार्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब एक कार का ड्राइवर जब ब्रेक लगाने की परिस्थिति को देखता है, हो सकता है सामने कोई आ गया हो, देखता है, तब से सचमुच ब्रेक लगाने में 0.2 सेकंड का समय लगता है। मतलब पहले उसने किसी को देखा, फिर हो सकता है देख के कहीं खो गया, फिर लगा लिया सच में ब्रेक लगाना चाहिए, तो सोचने में और ब्रेक लगाने में उसको 0.2 सेकंड का टाइम लग गया। कितने का टाइम लग गया? 0.2 सेकंड का टाइम लग गया। ओके, इसे ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कहते हैं। ड्राइवर एक कार को 54 km/h की गति से चला रहा है, तो यहां पर u दे दिया है आपको। चला रहा है मतलब उसी वेग से चला रहा है, 54 km/h दिया है। मुझे ये किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। मैं सभी मात्रकों को SI यूनिट में रखना चाहता हूं, तो क्या करेंगे आप? km/h को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं आप? 5/18 से इंटू कर देंगे, तब ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा।
18 एकम 18 दिया 54, 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये उस कार की चाल है, प्रारंभिक चाल है। ब्रेक लगाने पर कार में 6.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण वेग की विपरीत दिशा में, यानी यहां पर ए कितना है बच्चा, यहां पे ये तो u है, ये तो u है, ए कितना है बालक, ए हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग की विपरीत दिशा में है, ऋणात्मक त्वरण है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने की परिस्थिति को देखने के बाद कार कितनी दूरी चलकर रुकेगी, कार कितनी दूरी चलकर रुकेगी। अंतिम वेग कितना हो जाएगा बच्चा, अंतिम वेग हो जाएगा 0, अंतिम वेग हो जाएगा 0। आपके पास अंतिम वेग है, आपके पास प्रारंभिक वेग है, आपके पास त्वरण है, तो लगा दीजिए गति का तृतीय समीकरण। क्या होता है गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यही एस तो आपको निकालना है कि कितनी दूरी चलकर रुकेगी, तो v 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 है ना, बात हो रही है कि कहां पर रुकेगी, तो v 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो गया है। u कितना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू, और एक चीज आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव त्वरण है तो यहां माइनस तो आएगा ना, -2 इंटू 6 इंटू एस, ये इधर आ गया, 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस से दूनी 12 एस, सो एस इक्वल टू आ गया 225 बट्टा 12, ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, ये 225 इधर आया तो अभी माइनस तो हुआ। अब यहां से एस कितना आ गया, 225 बट्टा 12, आप डिवाइड कर लीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 12 दूनी नहीं होगा, 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12, बचा कितना, बच जाएगा 10, और 10 बच गया तो ये 105 हो गया, तो कितना जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। फिर कितना बच गया, 96 हो गया, 9 बच गया, 0 आ गया, और 12 छके 72, 12 सत्ते 84, पीछे आ गया 12 पंचे 60, डिवाइड कर लेंगे ना आप, कर लीजिएगा आप, 18.75 आया। तो क्या यही वो आंसर है, क्या ये सही आंसर है, क्या हमारा फाइनल आंसर है, नहीं ये फाइनल नहीं है। देखिए बात ये है कि ये वो दूरी है, यहां पे अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कितने दूरी पे जाकर रुकेगा कार, 18.75 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाएगा। ये ब्रेक लगाने और रुकने के बीच की दूरी है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, देखो ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने की परिस्थिति को देखने के बाद जब उसको यह आभास हो गया था कि अब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, और लगाया तो 0. कितने सेकंड के बाद है, लगाया तो 0.2 सेकंड के बाद है, यानी 0.2 सेकंड तक भी कार चलती रही है, 0.2 सेकंड तक भी कार इस वाले स्पीड से चलती रही है, यानी कि इस 0.2 सेकंड में भी कार ने कुछ दूरी तय की है, और 0.2 सेकंड लगा है उसको ब्रेक दबाने में या ब्रेक लगाने में। तो इस 0.2 में कितना दूरी तय करेगा, 0.2 में देखो बहुत आसान है, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको स्पीड मालूम है, स्पीड कितना है देख लो, स्पीड कितना है देख लीजिए, स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, समय है 0.2 सेकेंड, इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको नाम ले देता हूं, चलो ये इसको S1 नाम ले देता हूं, S1 इज इक्वल टू हो जाएगा D इंटू टी, तो S1 इज इक्वल टू, इसको T1 लिख देता हूं जो 0.2 है, S1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, S1 इज इक्वल टू D इंटू T1, ये क्या बेवकूफ़ी चल रहा है। S1 इज इक्वल टू जो आपका वेग है ना V, सॉरी वो इनिशियल वेग है, तो U लिखेंगे U इंटू T1, ठीक है, S1 इज इक्वल टू U इंटू T1, तो S1 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 0.2 आ जाएगा, सही है। अब सही है, देखो मैं फिर समझाता हूं, वो यहां पे ब्रेक लगाया यहां पे जाके, यहां पे उसका वेग कितना है, U इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकेंड, वो ब्रेक लगा दिया, कितने का त्वरण उत्पन्न हुआ, -6 का त्वरण उत्पन्न हुआ, जिसको आप मंडन कह सकते हैं।
तब जाके वो यहां पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ब्रेक दबाने और रुकने में कितना दूरी लग गया, 18.75। लेकिन सवाल ये पूछा है कि जब उसके मन में ये ख्याल आया था कि मुझे ब्रेक दबाना चाहिए, तब से लेकर वो कितना दूरी तय किया है। तो ब्रेक दबाने से लेकर रुकने तक इतना दूरी, और उसको ख्याल कितना पहले आ गया था, 0.2 सेकंड पहले आ गया था। तो ये भी देख लो ना कि 0.2 सेकंड में कार कितना आगे चला गया होगा। तो ये हो जाएगा 15, 2/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, तो 2 2 खत्म, 3 आ गया। तो इसके बाद ये दूरी कितनी है, ये 3 मीटर की है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी या कुल दूरी हो जाएगी कितना, 18.75, 3 मीटर, ये 3 मीटर है। तो ये हो जाएगा 18.75 प्लस 3, यानी कितना हो गया ये 21.75। तो जब उसके मन में ये ख्याल आया था कि मुझे ब्रेक दबाना चाहिए, तब से लेकर कितना दूरी चल दिया कार, 21.15 मीटर। उसके दिमाग में जब ये कभी कभी ख्याल आता है कि ब्रेक दबाना चाहिए, तो जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया हुआ कि चलो ब्रेक दबाते हैं, तब से लेकर ख्याल से लेकर रुकने तक का दूरी कितना है, 21.75 मीटर है। और ब्रेक दबाने से और रुकने तक का दूरी कितना है, 18.75 है। और जब वो ख्याली पुलाव पका रहा था कि मुझे ब्रेक दबाना चाहिए, कब दूरी कितना है, कब दूरी 3 मीटर का है। ओके, तो आपको मजे से बनाना होता है न्यूमेरिकल्स यार, बहुत मुश्किल नहीं होता, आराम से चलिए। आप चलिए इसको देखते हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक कण कहां से प्रारंभ हुआ है, विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है। तो u कितना हो जाएगा बता दो, u कितना हो जाएगा। अगर विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है तो u 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक समान त्वरण से चलता है, 5.0 सेकेंड में 18.0 किलोमीटर पर आर का वेग प्राप्त कर लेता है। त्वरण नहीं मालूम है आपको, लेकिन आपको पता है कि टाइम जो है 5 सेकेंड का है, और इस 5 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। यानी कि 18 × 5/18, यानी कि कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये वही वेग है, बस ये मीटर पर सेकेंड में है। अगर आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से इंटू कर दो, कर दिया। क्या करना है भाई, वेग प्राप्त कर लेता है। ज्ञात करें इस अवधि में औसत वेग प्राप्त करना है आपको, औसत वेग। चलो देखते हैं कि औसत वेग कैसे निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो कोई मुश्किल घड़ी नहीं है। देखो आपके पास अंतिम वेग है, मैं बता दूं पहले, अगर दूरी निकालना है तो अंतिम वेग है आपके पास प्रारंभिक वेग भी है, आपके पास समय भी है। तो क्या आप गति का द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं। गति का अगर द्वितीय समीकरण लगाओगे तो समय तो है मेरे पास, प्रारंभिक वेग भी है मेरे पास, त्वरण नहीं है। क्योंकि जब आप द्वितीय समीकरण लगाते हैं तो क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। समय है मेरे पास, प्रारंभिक वेग है मेरे पास, त्वरण नहीं है, तो यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। v = u प्लस at अगर लगा देता हूं, मेरे पास अंतिम वेग है, मेरे पास प्रारंभिक वेग है, त्वरण निकल जाएगा। तो पहले त्वरण निकाल लेता हूं। पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, पहले त्वरण निकाल लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, गति के पहले समीकरण से v = क्या हो जाएगा बच्चा, v = u प्लस at हो जाएगा। v कितना है, v 5 मीटर प्रति सेकेंड है, u 0 है, a नहीं मालूम है, टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड का है। तो a कितना आ गया, a = आ गया 5/5, 5/5, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप गति का समीकरण लगा देते हैं, सेकंड से भी आ जाएगा, थर्ड से भी आ जाएगा। सेकंड से कैसे आएगा देख लो, सेकंड से कैसे आएगा, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो 0 हो गया, 1/2 × 1 × 5 का स्क्वायर है ना। समय 5 सेकंड है, तो कितना हो गया, 5 × 5 = 25 आ गया। 25 का आधा कितना आ गया, 12.5 मीटर आ गया। ये आ गया दूरी। और अगर आपको ये समीकरण लगाना है तो ये भी लगा सकते हो।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है देख लो, अंतिम वेग कितना था बच्चा, अंतिम वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, u 0 है, 2 इंटू 1 इंटू एस आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 फिर आके डिवाइड हो जाएगा 2 तो एस आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 12.5 मीटर ही आएगा, एस इज इक्वल टू 12.5 मीटर। आप ये वाले से जाइए, आप ये वाले से जाइए, आपको यह आंसर कहाँ गया, आपको यह आंसर मिल जाएगा। कर्ण द्वारा चली गई दूरी, दूरी मिल गई आपको, और ये बचा हुआ है अभी इस ऑडी में औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, याद है औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है, अगले सवाल में चले गए आप तो, औसत वेग क्या होगा बच्चा, औसत वेग का फॉर्मूला लगाइए आप, औसत वेग इज इक्वल टू होता है, क्या हो जाएगा औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना है, कुल विस्थापन आपके सामने है 12.5 मीटर, और कुल समय कितना है, समय तो दिया है 5, समय 5 ही है ना, देख लो समय तो 5 ही है, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 को 2.5 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो हमने सवाल जो सवाल हमसे जो पूछा था हमने उसका जवाब दे दिया है। औसत वेग कितना हो जाएगा बच्चा, औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन कैसे आएगा, आप गड्डी का द्वितीय समीकरण लगा दीजिए या गड्डी का तृतीय समीकरण लगा लीजिए। आपको त्वरण चाहिए था, आपने गड्डी का पहला समीकरण लगा के क्या निकाल लिया, पहले त्वरण निकाल लिया। तो आपको दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेन विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, कहां से, विराम से चलना, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक 0 है, चलो मीटर प्रति सेकंड ही लेता हूं। एक समान त्वरण, ये 20 नहीं होगा, मुझे पता है ये सवाल मैंने गलती से गलत लिख दिया है, ये 20 नहीं होगा 2 होगा। एक समान त्वरण कितना बच्चा देख लो, एक समान त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो हो जाए करती हैं मुन्ना, ठीक है। तो विराम से चलता है, चलना प्रारंभ करता है ट्रेन, और त्वरण कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 30 सेकंड तक चलता है। पहले ए लिख लीजिए, ए कितना है, ए है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कितने सेकंड तक चला है भाई, 30 सेकंड तक चला है। चलो इस चलने को मैं T1 ले लेता हूं, 30 सेकंड। हाउ मैनी सेकंड्स, 30 सेकंड्स। इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है, 30 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है। एक समान त्वरण से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। लो भाई रुक गई, 1 मिनट में रुक गई। इसको मैं T2 नाम दे देता हूं, 1 मिनट। ये रुकने वाला टाइम है भाई, और 1 मिनट यानी कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। ओके, ज्ञात करें ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी, ट्रेन की अधिकतम चाल, अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समस्या क्या है, आप डायरेक्ट एकदम मंजिल पे पहुंचना चाहोगे रास्तों को छोड़कर। बच्चा अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आपको रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपको डरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। वैसे सवाल के साथ भी होता है, सवाल में बहुत सारे पेच आएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। देखो पहले अगर आप ओवरऑल सवाल पढ़ोगे तो आपको लगे यार क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आप पहला स्टेप रखेंगे, फिर पहले के बाद सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिए, और कभी भी ना न्यूमेरिकल्स को याद करने की कोशिश, याद करने की गलती कभी नहीं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है यार कि आप न्यूमेरिकल याद करके चले जाते हो, 2 नंबर के लिए आप अपने माइंड की एबिलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 4 नंबर लाने के लिए टीचर ने बता दिया ये आएगा, आप रट के चले गए। क्या जिंदगी भर आपसे वही सवाल पूछा जाएगा? क्या आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे वही सवाल उठा के पूछेंगे, आप उसी आंसर को लिख दोगे? आपको तरीका सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है,
आदत बनाना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। चलिए ओके, चलो चलो चलो। तो पहले हम इस 30 सेकेंड की बात करते हैं। इस 30 सेकेंड में देखो क्या होगा कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ट्रेन क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट होगा और 30 सेकेंड तक उसका वेग बढ़ेगा। तो अगर मैं देखूं कि 30 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u + 80 हो जाएगा। तो v = u तो 0 है, a 2 है, ये 30 हो जाएगा, यानी v कितना आ गया, 60 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। 30 सेकेंड के बाद ट्रेन की जो गति है, ट्रेन का जो वेग है कितना हो जाएगा, ट्रेन का वेग हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। आप लोग का ध्यान बार बार इधर जा रहा होगा ना, आई एम सॉरी इसके लिए। एक्चुअली में क्या था ना कि कल यार मैच खेलने गए थे, तो देखो यार अपन डाई वही मारने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था और बॉल डायरेक्ट जो है फील्डर के बाद चली गई, मतलब सिंगल ही पॉसिबल था, लेकिन हम थे ना यार, हम बोले नहीं हम तो डबल ही देंगे। यार बता रहे हैं वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड था वहाँ से जंप मार दिए, कहाँ पर, स्ट्राइकर एंड पर। बैटिंग हम ही कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, नहीं, लेकिन डाइव मारे थे यार, ठीक, और आउट नहीं हुए, मैच हम लोग जीत गए। तो ये क्या फिर भाई हम डायलॉग देंगे आपको, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती जाती हैं। खेलने कूदने में चोट लगे तो नहीं यार, चोट नहीं है, वो इनाम है, ठीक है। तो आप भी खेलिए कूदिए, मस्त रहिए, और ये पबजी को अवॉइड करिए यार, उसमें वो किक नहीं है जो किक जाके फुटबॉल खेलने में है या क्रिकेट खेल। ग्राउंड स्पोर्ट्स खेलिए, ग्राउंड स्पोर्ट्स खेलोगे फिजिकली फिट रहोगे, और अगर आप फिजिकली फिट हो तो मेंटली हिट हो जाओगे, ये बात मान के चलिए आप। अगर आपको मेंटली हिट होना है तो आपको फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। लेकिन अब आपकी क्या हैबिट है, आप सुबह 9 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 3 बजे तक पबजी खेलते हैं, फिर सोते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा भैया, ऐसे में नहीं चलेगा। आपको एक रेगुलर डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डिसिप्लिन इज द की टू ऑल सक्सेस। अगर आपको जिंदगी में कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी चाबी है अनुशासन। अगर आप अपनी जिंदगी बिना अनुशासन के जीते हो तो आप अपनी जिंदगी में वो मुकाम और शोहरत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। किसी भी सफलता का सबसे जो मूल स्रोत है वो है अनुशासन। अनुशासन के बाद आता है हार्डवर्क। एक्चुअली में जब आप अनुशासित हो तो हार्डवर्क ही कर रहे हो, क्योंकि अनुशासन में रहना किसी हार्डवर्क से कम नहीं है। तो आपको हार्डवर्क करना है, आपको अनुशासन में रहना है, ओके। तो पहले तो ये देखिए कि 30 सेकंड के बाद आपके ट्रेन की वेग कितनी हो गई है, 30 सेकंड के बाद आपके ट्रेन की स्पीड हो गई है या वेग हो गया है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस 30 सेकंड में भी ट्रेन ने कुछ तो दूरी तय की होगी। जब उसका वेग 0 से 60 मीटर पर सेकंड हुआ है तो इस 30 सेकंड में भी उसने कुछ दूरी तय की है। आप ये दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी कैसे निकालेंगे आप, s = ut + ½ at²। इसको मैं 1 का नाम ले देता हूं, इसको s1 का नाम ले देता हूं। s1 कितना हो जाएगा, u 0 है तो 1/2, a कितना 2 है, t1 कितना है देख लो, 30 है, 30 है, 30 का स्क्वायर, 2 और 2 खत्म हो गया। s1 कितना आ गया, 900 मीटर आ गया, 900 मीटर। और 0 से स्टार्ट होकर उसकी स्पीड कहां से कहां, 0 से स्टार्ट होकर जब 60 मीटर पर सेकंड होती है तब तक वो कितना दूरी तय कर चुका है, रेलगाड़ी 900 मीटर दूरी तय कर चुका है। और अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड भाग पर। जिंदगी में एक पड़ाव आता है, अभी तक तरक्की को हासिल कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वेग बढ़ रहा था, अब ब्रेक लग गई उस पर। ब्रेक लगी है, ब्रेक लगाया जाता है, किस्मत ने ब्रेक लगा दिया, तुरंत से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। अगला समय कौन सा है, 60 सेकंड का, रुक जाती है, यानी कि यहां पे अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है जो इस वाले का अंतिम है। यहां पर 30 सेकंड के बाद वेग कितना हो जाता है, 30 सेकंड के बाद यहां पर वेग 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसी 60 मीटर पर सेकंड से ये कहानी स्टार्ट होती है। यानी यहां का प्रारंभिक वेग कितना है, यहां का प्रारंभिक वेग है 60 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम तो 0 ही है। आप इसको डैश करके लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, अंतिम हो जाएगा 0। टाइम आपको मालूम है कितना है,
60 सेकेंड है टाइम, 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड। ओके, आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास t2 भी है। तो आप अगर यहाँ पर दूरी निकालना चाहते हैं तो पहले आपको त्वरण चाहिए होगा, त्वरण निकालिए। त्वरण कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस AT2। तो v तो 0 हो जाएगा, u 60 है, a नहीं मालूम है, मालूम तो है, अब मालूम चल जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? a आ जाएगा इधर के माइनस, a आ जाएगा -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू आ गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मंदन। जब ब्रेक लगता है तो कार इस मंदन से मंडित होती है। चलो अब गति का ये समीकरण लगा दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग इसके लिए क्या है? 60 है, तो ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 इंटू 1 इंटू एस निकाल लीजिए, 6 जगह 36 हो जाएगा, 3600 आ जाएगा ना, 3600 माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2s हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, s की वैल्यू कितनी आ गई? 1800 मीटर आ गया। इसको आप s2 का नाम दे दो यार, इसको आप s2 का नाम दे दो। तो ये है जब ट्रेन त्वरित हो रही थी तो उसने 900 मीटर की दूरी तय की। जब ट्रेन पे ब्रेक लगाया गया तो कितना मीटर दूरी तय करके रुका? 1800 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया? कुल दूरी हो गया S1 प्लस S2 यानी कि 900 प्लस 1800 यानी कि 2700 मीटर। ये है भाई 2700 मीटर। किलोमीटर में लिखना चाहो तो 2.7 किलोमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आपने क्या निकाल लिया? ट्रेन द्वारा चली गई दूरी निकाल ली। ट्रेन की अधिकतम चाल कितनी है? ट्रेन की अधिकतम चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है बच्चा? ट्रेन, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ट्रेन की अधिकतम चाल कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड है। अब सवाल देखो, एक आपसे गुटी किया है सवाल, और क्या पूछा सवाल आपसे? अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान कहां पर होगा? अधिकतम से आधा मतलब, अधिकतम से आधा मतलब 60 मीटर पर सेकेंड, जो कि अधिकतम है। इससे आधा क्या होगा? थर्ड वाले पे जा रहा हूं मैं। आधा, अधिकतम से आधा यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। और ये 30 मीटर पर सेकेंड कहां से कहां हुआ होगा? जब वो 0 से 60 हुआ है। जब वो 0 से क्या हुआ है? 0 से 60 हुआ है, तो इधर ही कहीं पे 30 हुआ होगा उसका स्पीड। 0 से 60 मीटर पर सेकेंड हुए में कितना टाइम लग गया उसको? 30 सेकेंड का टाइम लग गया। अच्छा, ढंग से बना देता हूं, ढंग से बना देता हूं, समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये चलो ट्रेन आगे बढ़ रही है, u 0 था, टाइम 0 था। ओके, इसके बाद एक समय आता है जब वेग हो जाता है 60 मीटर पर सेकेंड, जो कि अधिकतम है। और यहां पर टाइम कितना हो जाता है बच्चा? 30 सेकेंड हो जाता है, 30 सेकेंड। तो अब आपसे पूछा है कि जब उसका स्पीड, जब उसका वेग अधिकतम से आधा हुआ होगा, तो 0 से 60 हुआ है, तो इधर कहीं ना कहीं तो 30 हुआ होगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। यही अधिकतम का आधा है। तो यही बताना है आपको कि जब वेग अधिकतम का आधा हुआ है, तब ट्रेन कितनी दूरी जा चुकी है अपने प्रारंभिक स्थान से। निकाल लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास देख लीजिए, अंतिम वेग है v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। यहां का त्वरण दिया है भाई, यहां का त्वरण दिया है ना, 0 से 30 सेकेंड के बीच का त्वरण देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर है। ओके, ये भी है, ये भी है। तो पहले समय निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक तो 0 है भाई, प्रारंभिक तो 0 है। तो पहले समय निकाल लेते हैं कि 0 से कितने सेकेंड के बाद ये वाला स्थिति आएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। v कितना है? 30 हो जाएगा, और u 0 है, a 2 है, t निकाल लीजिए। t इज इक्वल टू आ जाएगा t बाई 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसका वेग कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितना दूरी जा चुका है। दूरी कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो यार फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, इसकी जरूरत ही नहीं है टाइम की। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, 30 का स्क्वायर
u का स्क्वायर 2 इंटू 2 एस और 3 900 और 2 2 4 एस इज इक्वल टू 900 बट्टा 4 कितना आ जाएगा देख लो 4 दूनी 8 ओके और 4 दूनी 8 के बाद 1 10 फिर 4 दूनी 8 ये 225 मीटर आ जाएगा 225 मीटर यानी कि जीरो से ये जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है वहां से कितना दूर 225 मीटर की दूरी पर उसका वेग कितना हो जाता है अधिकतम से आधा यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो सवाल तो आपको घुमाएगा ही लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको उसको घुमा देना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देखो अब 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक कार 42 किलोमीटर की चाल से चलती दूसरी कार को पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती है। प्रत्येक कार की लंबाई दी गई है 5 मीटर है। आगे निकलने की प्रक्रिया में कितना समय लगा तथा सड़क की कितनी लंबाई का उपयोग हुआ। तो समय निकालना है, आपको इसको समझना पड़ेगा पूरा चित्रकला से। चलो मान लेते हैं कि ये रहा पहला कार जो कि कितने का है 5 मीटर इसकी लंबाई है और ये रहा होगा दूसरा कार, ये भी इसकी भी लंबाई 5 मीटर ही है। तो ये ए है ये बी है, इसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे और इसकी स्पीड कितनी है 18 है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो देखिए आपको बताना है कि जो पीछे वाली कार है जो अच्छा गलती हो गई 60 है और 42 है। मैं पता नहीं किसकी यादों में खोया हुआ हूँ। 60 है और 42 है बच्चा होता है। इसमें अक्सर नींदें उड़ जाती हैं, चैन खो जाता है और आदमी कहीं भी खो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन पढ़ाई भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कितना है ये 60 किलोमीटर पर आवर है और ये कितना ये 42 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपको बताना है कि ये कार जब इस कार को पीछे छोड़ेगी तो कितना समय लगेगा, कितने समय में ए कार बी कार को पीछे छोड़ेगी। उसके बाद ये भी बताना है कि सड़क की कितनी लंबाई का उपयोग होगा, यानी कि जब ए बी को पीछे छोड़ेगी तो सड़क की कितनी लंबाई का उपयोग हो चुका होगा, सड़क की कितनी लंबाई में ये सब कांड हुआ होगा बनना चाहिए। हालांकि कांड नहीं है, कांड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया चली है कि ए बी को पीछे करेगा, इस प्रक्रिया में कितनी रोड की कितनी लंबाई लग जाती है। ठीक है ये बहुत अच्छे से समझाया मैं आपको। तो क्या करना है बच्चा, आपके पास एक कार ए है एक कार बी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं वी ए लिख लेता हूं, वी ए कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा, किसका इंटू करना होता है आपको मालूम है ना, 5/18 का 18 कम 18 18 दूनी 36 18 54 हो जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है इसको ऐसा ही रहने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको आप कटा सकते हैं, भिन्न के रूप में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आप भिन्न के रूप में, देखो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 30 दूनी 60। ओके उसके बाद हो जाएगा 10 तिया 30, या 3 तिया 9। तो कितना आ गया, ये आ गया 50/3 आ गया। ये देखो 10 ऊपर का है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बाद में बदलेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का है, उसको बाद में चेंज करेंगे। वी ए कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है और वी बी कितना है यार, वी बी 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ओके इसकी लंबाई भी 5 मीटर की है, इसकी लंबाई भी 5 मीटर की है और एक वक्त ऐसा आएगा जब बी पीछे छूट जाएगा और ए आगे निकल जाएगा। ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ जहाँ तक की लंबाई, रोड की लंबाई कितनी है। ठीक है अब देखिए ए जब बी को पीछे छोड़ेगा तो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा नया सा कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे हम लोग सापेक्ष वेग का इस्तेमाल करेंगे। ये भी गति में है, ये भी गति में है। तो अब मान लो कि ये विरामावस्था में है,
देखो ये सापेक्ष वेग में आ जाता है ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सापेक्ष वेग अगर आपको पता है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सापेक्ष वेग नहीं पता है, रिलेटिव वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सापेक्ष वेग में क्या है, ये भी मोशन में है, ये भी गति में है, ये भी गति में है। तो आप ये काम करो, इसका वेग इसके सापेक्ष निकाल लो। जब इसका वेग इसके सापेक्ष निकालोगे, मान लीजिए कि ये विरामावस्था में, एक्चुअली में ये 42 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अगर ये विरामावस्था में है, मान लीजिए ये विरामावस्था में है, तो इसके सापेक्ष इसका वेग कितना हो जाएगा, 60 में से 42 को घटा दो, तो सापेक्ष वेग कितना आ जाएगा बच्चा, सापेक्ष वेग कितना आ जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ये सापेक्ष वेग क्या है, क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपको कहीं से भी आइडिया है, अगर नहीं है आइडिया तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बढ़िया से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सापेक्ष वेग क्या होता है, किसी भी एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष, तो 60 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकंड में, कितना हो जाएगा, 18 × 5/18, यानी कि कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ए का बी के सापेक्ष वेग कितना है, ए का बी के सापेक्ष वेग 18 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो जब ये विरामावस्था में हो गई, जब ये विरामावस्था में कार हो गई, तो क्या करना है, इस ए को इस वाले दूरी को पार करना है। तो देखो जब ये ट्रेन, देखो यहां से संपर्क चालू हो जाएगा। पार करने का मतलब क्या है कि अगर ये बी है, ये ए है, तो बी अगर ऐसा है, ए ऐसा है, तो ए को ऐसे आगे निकलना पड़ेगा, इस वाले चित्र में आना पड़ेगा। उसके लिए ए को इसके लंबाई को पार करना पड़ेगा और अपनी लंबाई के भी आगे निकलना पड़ेगा, यानी कि 5 + 5 कितना, टोटल 10 मीटर आगे जाना पड़ेगा। तो देख लो 10 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए कितना समय लग जाएगा, 10 मीटर के लिए समय लग जाएगा 10/5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर कैंसल, 10/5, 2 सेकेंड का समय लग जाएगा, 2 सेकेंड। देखो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है, अच्छा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ, देखो जगह बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि सब मामला ही निपटाना भी तो है। ओए होए होए, ओए बबली, ओए बबली 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 बबली, ओए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए आप, ये मान लो कि हो गया कार ए, ये हो गया कार बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 मीटर 5 मीटर, नीचे लिख देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा। ये 5 मीटर का हो गया, ये भी 5 मीटर का हो गया। हमने क्या किया, सापेक्ष वेग देख लिया। अगर ये विरामावस्था में होता है तो इसके सापेक्ष इसका वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस ए को कितना दूरी तय करना है, इस ए को ये 5 मीटर तय करना पड़ेगा। 5 मीटर तय करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, फिर आगे और 5 मीटर जाना है, आगे 5 मीटर और जाएगा, तब तो जाके ऐसा होगा। यानी कि टोटल उसको कितना दूरी तय करना है, टोटल उसको 10 मीटर की दूरी तय करनी है, और कितना है सापेक्ष वेग 5 मीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा, 10/5 यानी कि 2 सेकेंड, 10/5 यानी कि 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड में कार ए जो है यहां से कहां पहुंच जाएगी, इस कार बी के आगे निकल जाएगी। तो ये कार देखिए, ये जो बिंदु यहां पे है, कार का जो ए का जो फ्रंट हिस्सा है कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। ओके, अब आपको पता करना है कि रोड का कितना हिस्सा, रोड का कितना भाग इस प्रक्रिया में इस्तेमाल में आया है। तो देखो बच्चा, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से आगे बढ़ रहा है कार ए जो है, और 60 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। 2 सेकेंड के बाद वो 20 आगे चले जाएगा। प्रक्रिया यही है ना, 2 सेकेंड के बाद ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो ये वाला भाग 2 सेकेंड के बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो 2 सेकेंड के बाद देखिए कार ए कहां पहुंच रहा है, इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। देखिए 2 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 20 तिया 60 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 100/5 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। तो 33.3 मीटर। यानी कि कार ए जो है, आपका जो कार ए है,
यहां से यहां तक की दूरी यही है ना 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये वाला भाग यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ओके, तो रोड का हिस्सा यहां से यहां तक तो कवर हो गया, लेकिन जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, आगे पीछे करने का जब खेल स्टार्ट हुआ था, तो कार 5 मीटर, कार ए जो है 5 मीटर छेक के रखा है ना रोड को। छेकना मतलब समझ रहे हो ना आप, 5 मीटर रोड को ए ऑलरेडी घेरा हुआ है ना, तो इस 5 मीटर को भी तो ऐड करोगे आप, तो कितना हो जाएगा +5, यानी कि 29.5 मीटर। यानी रोड का कितना हिस्सा, रोड के 29.5 मीटर तक ये खेल चला है। फिर से समझ लीजिए, आपको दिक्कत हो रही होगी शायद। देखो करना क्या है, एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, एक 42 किलोमीटर से चल रहा है, पर आवर से चल रहा है, और अब एक जंग छिड़ती है कि ए बी को पीछे करना चाहता है, कर भी देगा, क्योंकि इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी चाल 42 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से देखिए, हमने सापेक्ष वेग का कॉन्सेप्ट लगाया है। मान लेते हैं कि ये विरामावस्था में है। जब ये विरामावस्था में होगा तो ए का वेग इसके सापेक्ष, देखो है नहीं, हम मान लेते हैं, जिसके सापेक्ष आपको आपेक्षिक वेग निकालना होता है, जिसके सापेक्ष आपको वेग निकालना होता है, हम मान लेते हैं कि वो विरामावस्था में है। तब इसके सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हमने यहाँ पे किया था ना सापेक्ष वेग, कैसे निकाल लेता था, 60 - 42 किया था ना, तो ये आएगा 18 किलोमीटर पीएच आ गया था। इस 18 के एमपीएच को आपने कन्वर्ट किया तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, तो इसके सापेक्ष इसका भी कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। और अब देखिए, अगर ए को बी को पीछे करना है तो उसको 10 मीटर आगे जाना पड़ेगा, 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे, 5 मीटर तय करेगा तब तो इसके बराबर में आएगा, और आगे 5 मीटर जाएगा तब उसके आगे जाएगा। तो 10 मीटर ये दूरी है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। समय निकाल लीजिए, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। और अब देखिए कि जब कार यहां पे है, 2 सेकंड के बाद कहां पहुंचेगा, वो बी के आगे पहुंच जाएगा, और यहीं पे ये खेल खत्म होगा। तो आपको पता करना है कि रोड का कितना हिस्सा उपयोग में लाया गया। तो यहां से यहां तक का तो आप लेंथ आराम से निकाल पाएंगे। यहां से यहां तक के रोड की लंबाई क्या होगी, कार के द्वारा चली गई दूरी निकाल लीजिए। कार ए के द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए। ये है कार ए के द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी 33.3 मीटर। लेकिन ये दूरी केवल कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है, और पीछे जो ए का 5 मीटर है वो भी तो रोड पे ही है, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 38.5 मीटर। तो ऐसे सवाल है। आप ऐसे अगर सवाल करते हो, इतना एनालाइज करते ना बच्चा, तो एक वक्त आएगा जब आप ना न्यूमेरिकल में महारथी बन जाओगे। आपको याद नहीं करना है, बस मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए देखते हैं ये क्या है। एक शरारती लड़का गुलेल में पत्थर लगाकर उसके रबर को 24 सेंटीमीटर पीछे खींचता है। कितना सेंटीमीटर, चलो मान लिया ये गुलेल है, ये गुलेल है ना, ये वी नहीं है, गुलेल है ये। तो कितना मीटर पीछे खींचा है, चलो पीछे खींचा है, तो ये कितना मीटर पीछे है भाई, 24 सेंटीमीटर पीछे है। तो मैं एक लाइन खींच के बता दूं बस कि कितना मीटर पीछे है, कितना सेंटीमीटर पीछे है। तो यहां से कितना सेंटीमीटर पीछे, 24 सेंटीमीटर पीछे, और फिर छोड़ देता है। जब तक रबर अपनी स्वाभाविक लंबाई में लौटता है, वह पत्थर को धक्का देता है और उसमें त्वरण पैदा होता है या पैदा करता है। पत्थर जब गुलेल को छोड़ता है तो उसका वेग 2.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 2.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यदि यह माना जाए कि पत्थर का त्वरण एक समान है तो इसका मान निकालें। समझिए जरा, देखो मैंने आपको आज जितने भी सवाल कराए हैं ये सभी सर SC वर्मा की किताब से लिए गए हैं। उन्होंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी उनकी जो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वॉल्यूम में आती है उनकी बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 and 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 का उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, जो मार्केट में भौतिकी की समझ के नाम से भी अवेलेबल है। भौतिकी की समझ,
कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की समझ। सर एस.सी. वर्मा की लिखी गई किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का हिंदी अनुवाद है। तो वहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस अपने आप में देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होगा, लेकिन आपके माइंड का टेस्ट बराबर लेते हैं यार। और यही तो चाहिए आपको यही तो करना है। आपको अपने दिमाग का विकास ही तो करवाना है, आपको अपने माइंड को डेवलप ही तो करना है, यही करना है। तो अब देखो क्या है, गुलेल है, एक बच्चा इसको खींच रहा है, शरारती बच्चा है, बहुत नटखट बच्चा है। खींचा, कितना पीछे ले गया, 24 सेंटीमीटर पीछे ले गया, यानी कि 0.24 मीटर पीछे ले गया, 0.24 मीटर पीछे ले गया। फिर छोड़ देता है, जाओ यार। जब तक रबड़ अपनी स्वाभाविक में लौटेगा वह पत्थर को धक्का देता है और उसमें त्वरण पैदा करता है। पत्थर जब गुलेल को छोड़ता है तो उसका वेग कितना है, 2.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 2.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए जब वो यहां से छोड़ेगा तो यहां पे u कितना है, यहां पे u 0 है, प्रारंभिक 0 है। अब यहां से छोड़ेगा तो यहां से यहां तक आते आते उसका वेग कितना हो जाएगा, यहां तक, यहां से छूटेगा ना गुलेल जो है, वहां छूटेगा कितना, 2.2 मीटर पर सेकेंड। पत्थर यहां से छूटेगा, पत्थर यहां से छूटेगा। स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट 0 से हुआ था और छूटा कब है, रस्सी से जो रबड़ होता है वहां छूटा कब है, 2.2 मीटर पर सेकेंड से छूटा है। तो यहां से यहां तक उसने कितनी दूरी तय कर ली, 0.24 मीटर। ओके, त्वरण निकालना है आराम से यार, गति का तृतीय समीकरण, v² = u² + 2as। समय है नहीं, v = u + 80 लगा सकते नहीं हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास त्वरण भी नहीं है, त्वरण ही तो निकालना है। गति का द्वितीय समीकरण लगा नहीं सकते क्योंकि समय नहीं है। गति का तृतीय समीकरण लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है यहाँ पे समय की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वेग कितना हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्रारंभिक का 0 हो जाएगा, 2 × a × कितना दूरी, 0.24 का दूरी, यही तो दूरी है ना। यहाँ से u0 से ये होने में कितना दूरी, 0.24 का दूरी। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो ये 4.84 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखो ये 2 भी है तो ये आ जाएगा आपका 48.48 आ जाएगा, 0.48 = a। 4.84 डिवाइडेड बाई 0.48, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, देख लीजिए। इसको 4 को आप हटाई दो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 0.48 है, यहाँ से आप चाहें तो इसको 48 लिख सकते हैं, 48 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अच्छा, डेसिमल को सॉल्व करने में दिक्कत है क्या आपको? अगर आपको डेसिमल को सॉल्व करने में दिक्कत है तो देखो कैसे करना है। 0.48 है ना, ये कैसे करेंगे, यहाँ से 484 डिवाइडेड बाई 100 होगा ये, और यहाँ से 48 डिवाइडेड बाई 100 होगा ये, होगा ये 100 खत्म हो गया, ये 484 है, ये डिवाइडेड बाई कितना बच्चा, 48 है। और ये आ क्या रहा है, ये हम लोग a निकाल रहे हैं, हम लोग a निकाल रहे हैं ना बच्चा, हम लोग a निकाल रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये 10.1 के आसपास आंसर आएगा, 10.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान है यार। क्या था, कहाँ गया, ये ऐसा कुछ है कि कितना पीछे ले गया, 0.24 मीटर पीछे ले गया, वहाँ से छोड़ेगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग 2.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। गति का तृतीय समीकरण लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको त्वरण मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, अच्छे से अच्छा सवाल लाता हूँ ताकि आपका जो आपकी जो तैयारी है बेहतर से बेहतर हो। देखो छोटू मोटू से सवाल लाके सॉल्व करके चला जाना कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा सवाल ढूंढना, उस अच्छे सवाल को तैयार करके लाना, आपके लिए सॉल्व करना मेहनत का काम है। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए मेहनत करो और मुझे रिस्पॉन्स दो। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है और अगर आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका उत्साह बढ़ेगा बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी सवाल आपको होमवर्क देता हूँ, जो भी आपको असाइनमेंट के लिए मिलता है, उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर 11, 12 BSc, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स सभी के वीडियोस अपलोड होते हैं।
चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।